सभी साथियों को नमस्कार। आज 30 अप्रैल है और 30 अप्रैल की इस करंट अफेयर वीडियो लेक्चर में हम टॉप 8 क्वेश्चंस डिटेल वाइज पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी 8 क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? हमारा पहला क्वेश्चन है 29 अप्रैल, यानी प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। यह आधुनिक बैले के निर्माता जीन जॉर्जस नोवरे की जयंती का प्रतीक है। यह दिन 1982 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की डांस कमेटी द्वारा बनाया गया, जो यूनेस्को की प्रदर्शन कला के लिए भागीदार है। तो इस दिन का जो ये दिन तय किया गया था, ये इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की डांस कमेटी द्वारा तय किया गया था 1982 में। तो पहली बार 1982 में ये 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया गया था। और यह दिन नृत्य में भागीदारी और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2020 का विषय क्या है? पशु और मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण। तो ये विश्व पशु चिकित्सा 2020 का विषय रहा है। स्पष्टीकरण में देखते हैं। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2020 का विषय पशु और मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस प्रति वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी विश्व पशु चिकित्सा संघ द्वारा शुरुआत हुई थी। यह दिन पशु चिकित्सकों द्वारा पशु स्वास्थ्य के प्रति योगदान को सम्मानित करने के लिए दिन मनाया जाता है। पहली बार विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2001 में मनाया गया था और 2011 को विश्व पशु चिकित्सा वर्ष के रूप में मनाया गया था। इस दिन विश्व पशु चिकित्सा संघ और हेल्थ फॉर एनिमल्स संगठन विश्व पशु चिकित्सा दिवस पुरस्कार और पशु चिकित्सकों को $2500 का नगद पुरस्कार देता है। तो पशु चिकित्सकों को सर्वश्रेष्ठ जो पशु चिकित्सक होते हैं उनको इस दिन $2500 के रूप में नगद पुरस्कार भी मिलता है। तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका जो विषय रहा है 2020 का, वो रहा है पशु और मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस राज्य ने सर्दी खांसी या बुखार के लिए दवा खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए फार्मेसी ऐप लॉन्च किया है? तो एक फार्मेसी ऐप लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने, जो कि सर्दी खांसी या बुखार के लिए जो कोई भी दवा खरीदने जाएगा मेडिकल पर, उस पर नज़र रखने के लिए फार्मेसी ऐप लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। स्पष्टीकरण में देखते हैं। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने कोविड-19 एपी फार्मेसी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। स्वास्थ्य चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग ने मेडिकल दुकानों के मालिकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे ऐसे ग्राहकों का नाम दर्ज करें जिसमें सर्दी खांसी या बुखार के लक्षण दिखाई देते हैं या कोरोना वायरस होने से अपने प्रयासों के तहत श्वसन संबंधी किसी बीमारी के लक्षण दिखाते हैं। फार्मासिस्ट से अपडेट एक अतिरिक्त एहतियाती उपाय के रूप में काम करेगा, जो नियमित रूप से किए जा रहे सैंपलिंग प्रशिक्षणों के साथ होता है। तो मेडिकल दुकानों पर निर्देश जारी किए हैं स्वास्थ्य चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग ने कि वे ऐसे ग्राहकों का नाम दर्ज करें जिसमें खांसी, सर्दी या बुखार के लक्षण दिखाई देते हैं, या जो मेडिसिन खरीदी जाती है इस नाम से लेकर के, जिसको भी खांसी है या बुखार है या सर्दी है, उनका नाम दर्ज करें और गवर्नमेंट को फार्मेसी ऐप के जरिए उन्हें ये डिटेल दें ताकि वे उन कस्टमरों को ट्रैक कर सके कोरोना वायरस के चेकअप के लिए। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला भारत का पहला अस्पताल कौन सा है? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी प्लाज्मा थेरेपी को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला पहला अस्पताल बन गया है कोरोना वायरस के लिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी की पहली खुराक सफलतापूर्वक दी गई। प्लाज्मा थेरेपी की पहली खुराक 58 वर्षीय कोविड-19 रोगी को सफलतापूर्वक दी गई। कनाडा की एक महिला डॉक्टर ने प्लाज्मा दान किया। तो कनाडा की एक महिला डॉक्टर ने प्लाज्मा दान किया। प्लाज्मा थेरेपी में कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्ति का रक्त, जो कि एंटीबॉडी में समृद्ध है, अन्य गंभीर रूप से बीमार लोगों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है।
प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि जो व्यक्ति पहले कोविड-19 से ग्रस्त था यानी कोरोना वायरस से ग्रस्त था, उसमें ठीक होने की क्षमता बहुत तेज़ी से थी, यानी बहुत तेज़ी से ठीक हुआ वो व्यक्ति। उसका जो प्लाज्मा है वो कोरोना वायरस के रोगी में ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि वो भी जल्दी से ठीक हो सके। तो इसी तरह से प्लाज्मा थेरेपी का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है वो पहला अस्पताल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसके तहत ठीक हो चुके लोगों के प्लाज्मा को मरीज में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस थेरेपी में एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है जो कि किसी वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में बनता है। यह एंटीबॉडी कोरोना वायरस यानी कोविड-19 ठीक हो चुके मरीजों के शरीर से निकालकर बीमार शरीर में डाल दिया जाता है ताकि वो भी जल्दी से ठीक हो सके। तो कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है वो पहला अस्पताल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। तो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य ने घर पर दवाओं के वितरण के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है? तो धन्वंतरी योजना शुरू करने वाला राज्य असम है। स्पष्टीकरण में देखते हैं, असम राज्य सरकार ने दवाओं का वितरण शुरू करने के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत व्यक्तियों को जिन दवाओं की आपूर्ति कम है और जो दवा जिले या राज्य से 10 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध नहीं है तो उस क्षेत्र में दवाओं का वितरण किया जाएगा। दवाओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को 104 नंबर पर कॉल करना होगा और दवा का नाम बताना होगा। व्हाट्सएप के माध्यम से पर्चे भेजे जा सकते हैं जिसके बाद आशा और बहुउद्देशीय कार्यकर्ता व्यक्तियों या उनके परिवारों को दवा एकत्रित करेंगे और वितरित करेंगे। यदि दवा की लागत 200 रुपये से कम है तो दवाएं मुफ्त में वितरित की जाएंगी और अगर कीमत 200 रुपये से अधिक है तो ग्राहक को बिल का भुगतान करना होगा। तो असम राज्य में धन्वंतरी योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य दवाओं का वितरण करना है यानी दवाओं को बांटना है जो कि जिले या राज्य से 10 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध नहीं है। उन क्षेत्रों में दवाओं का वितरण किया जाएगा असम राज्य में धन्वंतरी योजना के तहत। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा उद्योग पहली बार भारत का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया है? रसायन और पेट्रोकेमिकल्स उद्योग जो है वो भारत का पहले नंबर पर निर्यात क्षेत्र में आ गया है। स्पष्टीकरण में देखते हैं, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स उद्योग पहली बार भारत का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया है क्योंकि अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 के दौरान रसायनों के निर्यात में पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 7.43% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान रसायनों का कुल निर्यात 2.68 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह कुल निर्यात का 14.35% है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री सदानंद गौड़ा ने रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स उद्योग की पहली बार देश को शीर्ष निर्यात क्षेत्र बनने पर बधाई दी। तो हमारे उर्वरक मंत्री श्री सदानंद गौड़ा ने रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स उद्योग को पहली बार देश का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बनने पर बधाई दी और जो शीर्ष निर्यात क्षेत्र बना है वो उद्योग रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, अभिनेता इरफान खान का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। किस वर्ष उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2011 में इन्हें सम्मानित किया गया था अभिनेता इरफान खान का, जो कि हाल ही में इनका देहांत हो गया है। अभिनेता इरफान खान का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। इरफान ने अपना स्क्रीन डेब्यू 1988 में मीरा नायर निर्देशित सलाम बॉम्बे से किया। 3 दशक से अधिक के कैरियर में इरफान खान ने 50 से अधिक भारतीय फिल्मों में अभिनय किया और एक राष्ट्रीय पुरस्कार और 4 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते। 2011 में इरफान को कला और सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो अभी हाल ही में इरफान खान अभिनेता का देहांत हो गया है। उन्हें पद्मश्री से 2011 में सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, अप्रैल 2020 में UIDAI ने कॉमन सर्विस सेंटर को अपने कितने CSC सेंटर यानी आधार अपडेशन सुविधा शुरू करने की अनुमति दी है? तो UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने कॉमन सर्विस सेंटर को CSC को आधार अपडेट करने के लिए सुविधा प्रदान की है। तो वो कितने CSC सेंटरों को ये सुविधा प्रदान की है?
तो 20,000 CSC सेंटरों को ये सुविधा प्रदान की है, जो कि ये अब आधार अपडेट भी कर सकेंगे। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कॉमन सर्विस सेंटर को अपने 20,000 CSC पर आधार अपडेशन सुविधा शुरू करने की अनुमति दे दी है। अब लगभग 20,000 CSC नागरिकों को ये सेवा प्रदान कर सकेंगे। मतलब कि जो CSC सेंटर है, 20,000 CSC सेंटर, ये आधार अपडेट की सेवा दे सकेंगे नागरिकों को। यह सुविधा बड़ी संख्या में ग्रामीण नागरिकों को आधार सेवाओं को अब उनके निवास स्थान के करीब लाने में मदद करेगी। तो UIDAI ने कॉमन सर्विस सेंटर 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर को आधार अपडेशन की सुविधा प्रदान की है। तो ये थे दोस्तों 30 अप्रैल के टॉप 8 क्वेश्चंस जो कि हमने डिटेल वाइज पढ़ा। अब पढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। 30 अप्रैल की हिस्ट्री को पढ़ते हैं। 30 अप्रैल 1789 यानी 1789 में आज ही के दिन जॉर्ज वाशिंगटन सर्वसम्मति से अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए। तो जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो सर्वसम्मति से अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे आज ही के दिन 1789 में। आगे बात करते हैं 30 अप्रैल 1870 की। 1870 में क्या हुआ था आज ही के दिन? भारतीय सिनेमा के पितामह धुंधीराज फाल्के उर्फ दादा साहब फाल्के का जन्म हुआ था, जो कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है भारतीय सिनेमा में, वो इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। धुंधीराज फाल्के उर्फ दादा साहब फाल्के के नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इनका जन्म हुआ था आज के दिन 1870 ईस्वी में। आगे बात करते हैं 30 अप्रैल 1945 की। इस दिन जर्मन तानाशाह हिटलर एवं उनकी पत्नी ईवा ब्राउन ने आत्महत्या कर ली थी। तो हिटलर और उनकी पत्नी ईवा ब्राउन ने आज ही के दिन 1945 में आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर ली थी। तो ये थी 30 अप्रैल की हिस्ट्री और हमने टॉप 8 क्वेश्चंस भी पढ़े 30 अप्रैल के। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में 1 मई की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।